मेरी जेठानी की कोई औलाद नहीं थी और उनका पति भी अब इस दुनिया से जा चुका था। उनको इतना सदमा पहुंचा कि वह बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उनको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर जेठानी बहुत खुश लगती और काफ़ी सारे बैग भी पकड़े होती। एक दिन जेठानी बेहोश हुई तो मैंने अपने पति से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। यह सुनकर जेठानी होश में आ गई। फिर एक दिन जेठानी को मेरे पति अस्पताल ले गए। जब मैंने उनका पीछा किया तो एक घर में लेकर गए थे पति जेठानी को। जब मैंने देखा तो मेरे पति जेठानी के साथ। आज फिर से मेरी जेठानी बेहोश हो गई थी। मेरा पति उसे गोद में उठाए गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे जेठ का कुछ दिनों पहले ही इंतकाल हुआ था। मेरी जेठानी को बार बार दौरे पड़ने लगे थे। मेरे जेठ जेठानी में बहुत मोहब्बत थी। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। जेठ के अचानक से हार्ट फेल होने की वजह से मौत हुई थी। 4 दिन से मेरी जेठानी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैं जबरदस्ती उन्हें कभी दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती, लेकिन वह साफ मना कर देती थी। पर अजीब बात यह थी कि वह किसी के हाथ से खाना ना खाती, लेकिन जब मेरा पति उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता तो वह खाना खा लेती। मैं और मेरा पति जेठानी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वह बे औलाद थी, उस पर से अब पति का गम भी। मुझे उनकी हालत पर बहुत अफसोस होता, लेकिन न जाने क्यों जब से मेरे जेठ का इंतकाल हुआ था वह रोज ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। मेरे मियाँ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी सी होने लगी थी। एक तो मेरी जेठानी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। ऊपर से मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर से अब यह आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि जेठानी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात तो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी, वह यह थी कि मेरी जेठानी मेरे मियाँ से पर्दा नहीं करती थी। हालांकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वह अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है, जबकि वह जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी। लेकिन कहने लगी कि वह मेरे जेठ के नाम पर ही जिंदगी गुजारेंगी। पहली बार तो मैंने यही सोचा कि वह सदमे में है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वह ठीक हो जाएंगी, लेकिन वह तो महीने गुजर गए थे। अब मेरी जेठानी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी। वह पूरे दिन कमरे में बंद रहती। खाना नाश्ता मैं उन्हें कमरे में ही देकर आती। कोई मोहल्ले की औरतें उनसे मिलने आती तो वह कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती थी। मुझे अपने पति की बात करके दुख होता है। अब यह भी नहीं था कि वह हर वक्त रोती रहती थी, पूरा दिन नॉर्मल रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरा पति घर में दाखिल होते वह कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारा भाई मुझे क्यों अकेला छोड़कर चला गया? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझे ना जाने क्यों अब जेठानी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो वह मेरे गले लगकर भी रो सकती थी, अपना जी हल्का कर सकती थी। यह कौन सा गम था जो मेरे पति के गले लगकर ही कम होता था? पूरा दिन तो वह भली चंगी रहती थी। मेरा पति पूरा दिन भूखा प्यासा थका हारा घर लौटता तो वह कमरे से निकलकर उसे गले लगकर बिन डालना शुरू कर देती थी, साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उन्हें गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता। जब वापस आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही हो जाती थी? और जब जेठानी डॉक्टर से लौट कर आती तो ठीक हो जाती। मेरा पति भी बिना नाक मुंह बनाए अपनी भाभी के काम के लिए तैयार हो जाता, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देता कि अभी थका हुआ हूँ, नहीं जा सकता।
तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए। सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई थी। मैं चुप हो जाती क्योंकि वह मुझे साफ साफ जवाब दे देता और भाभी को कुछ ना कहता। मेरी जेठानी जवान थी, मेरे मियाँ की हम उम्र थी। मेरे जेठ मेरे मियाँ से 6 साल बड़े थे। उनकी शादी के फौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस यह 2 भाई ही रहते थे। मुझे भी पसंद करने मेरी जेठानी ही आई थी। देखने में मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक आम शक्ल सूरत की मालकिन थी। मेरे पति भी काफ़ी हैंडसम थे। वैसे जेठ मामूली शक्ल सूरत के मालिक थे, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे। 4 साल मेरे ससुराल में बहुत अच्छे से गुजरे थे। मेरे जेठ मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहन की तरह पेश आते थे। मेरी जेठानी से भी आप जनाब से बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी जेठानी ने कोई फरमाइश मेरे जेठ से की हो तो वह पूरी ना हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खींचे खींचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही ना जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं किए थी, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। 2 साल के बाद मेरी 2 बच्चे हो गए थे। मेरी जेठानी बे औलाद थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था, वरना एक घर में रहते हुए वह औलाद की कमी मेरे बच्चों को प्यार कर पूरा कर सकती थी। लेकिन हर वक्त बस खुद पर ही तवज्जो देती, मुझसे बहुत प्यार से बात करती और वह घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल चुकी थी और खुद जिम जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखती थी तो कभी पार्लर जाकर अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझसे उखरे उखरे रहते थे। मुझे रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन मेरी जेठानी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो मेरे पति कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फ़ायदा? जब मैं आता हूँ तब तो तुम पसीने से सरोबोर होती हो। देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। एक तो पहले से ही आम शक्ल सूरत की हो, ऊपर से जब आओ तुम बेहाल नजर आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम खत्म कर लिया करो। भाभी को देखो, भाई साहब के आने से पहले कैसे खुशबू भरी होती है। उन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे अपने पति की हर बात की नगरवाही समझ में नहीं आती थी। मुझे अपने पति की बातों से तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा मसला यह था कि मैं खामोश दबी सी लड़की थी। मुझे ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात मेरे पति ने यही कहा था कि मैं उनकी भाभी की कोई बात ना टालूं, कभी उनसे बहस ना करूं। मैं कभी अपनी जेठानी के साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की थी। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लाकर मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती। बल्कि अक्सर यह होता कि जब भी मेरे पति के घर आने का वक्त होता, मैं किचन का काम निपटाकर कमरे से जाने लगती तो मेरी जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि साजिया, तुमने सलाद तो बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पति को सलाद कितना पसंद है। चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीबी हो तुम? अपने पति की पसंद नापसंद का तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मुझे देखो, अपने पति के साथ साथ तुम्हारे पति की पसंद नापसंद का भी मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही मेरे पति घर लौटते तो मेरी भाभी फौरन घर का दरवाजा खोलकर मुस्कुराकर मेरे पति को सलाम करती। मेरे पति भी मुस्कुराकर जवाब देते, यह भी कहते कि भाभी आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज साजिया को भी सिखा दे। जब भी मैं घर आता तो किचन में ही नजर आती है। थोड़ा सा भी इसे करीब होकर बात करो तो अदरक लहसुन और पसीने की बू मेरे जी को मसले लगता है। मेरे पति की बात सुनकर
मेरी जेठानी खिलखिलाकर हंसने लगी और कहती, भाई तुम्हारी बीवी में सुस्ती बहुत है, पूरा दिन घर के काम भी इसे खत्म नहीं होते। मैं तुम्हारे भाई के आने से पहले सब काम निपटाकर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि यह रंग रूप को वह सिर्फ मेरे पति को ही क्यों दिखाती थी। जब मेरे जेठ अपने काम से थके आते तो तब भी वह आंगन में मेरे पति के साथ बातों में मसरूफ रहती। बाहर की डोरबेल बजती तो मुझसे कहती कि साजिया दरवाजा खोलो, तुम्हारे भाई साहब आए होंगे। मैं किचन से सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलती, दरवाजा खोलती और अपने जेठ को सलाम करके अपने कमरे में चली जाती। जब नहा धोआकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई बार तो यह होता कि मेरे पति और भाभी खाना खा चुके होते। मेरे जेठ भी थके हुए आते थे। जब वो फ्रेश होकर बाहर आते तो उनका खाना भी ढका हुआ रखा होता। भाभी मेरे पति के साथ टीवी देख रही होती, लेकिन मेरे जेठ उन बातों को महसूस नहीं कर रहे थे। वह चुपचाप खाना खा लेते। जैसे ही खाना खाकर मैं खाली होती तो भाभी मुझसे कहती कि अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और यह भी सोचती कि पहले भी तो मैं ही किचन संभालती हूँ, वो करती ही क्या है, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती हैं। शादी के चंद माह बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। मेरे पति का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो मेरे पति के साथ साथ मेरे जेठ भी बहुत खुश हुए थे। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। जब वह भी घर लौटते तो मेरे बेटे को पकड़ लेते, उसे बहुत प्यार करने लगते। वहीं उनके उल्टा मेरी जेठानी मेरे बेटे को नहीं पकड़ती थी। वह मुझसे बहुत कहती थी कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आंखों में औलाद की तरफ नहीं देखी थी। अभी मेरा बड़ा बेटा चंद माह का ही हुआ था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई। मुझे लगता था कि मेरी खराब तबीयत को देखते हुए मेरी जेठानी मेरा एहसास करेगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ इस हालत में भी मैं किचन की सब काम संभालती थी। अगर कभी मैं अपने पति से शिकवा कर भी देती कि भाभी मेरा बिल्कुल मदद नहीं करती, तो वह मुझ पर ही चिल्लाने लगते और कहते, तुम बदजलन औरत की तरह लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी भी तो है, मजाल है कि उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई की हो मुझसे, क्योंकि वह घर बनाना जानती है, रिश्ते निभाना जानती है, तुम्हारी तरह नहीं है। खबरदार दोबारा कभी भाभी के खिलाफ मुझसे कुछ कहा। जरा सा काम क्या बढ़ गया है, तुम तो मेरे सिर पर ही चढ़ गई हो। मेरे पति मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आती थी कि भाभी दिन भर करती ही क्या थी। किचन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। सफाई, कपड़े धुलाई वह कर लेती थी, बाकी करने को बचा ही क्या था। दूसरा बेटा होने पर मैं बिल्कुल घन चक्कर में बंद कर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारी में अपने पति को बिल्कुल वक्त ही नहीं देती थी। बाकी मैं दिन भर की थकी होती थी, बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद सो जाया करती थी। खुद को त्वचा देने का भी कुछ वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात यह थी कि मेरे पति मुझसे शिकायत करना भी छोड़ दिए थे। मुझे तो यही लगता था कि मेरे पति मेरी मजबूरी देखकर मेरा एहसास कर रहे होंगे, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। चंद माह पहले की बात है। मेरे जेठ जब बहुत चुपचाप रहने लगे थे, सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीने लगे थे। सिगरेट वह तब भी पीते थे, लेकिन कभी कभी, लेकिन अब तो हर वक्त सिगरेट पीते नजर आते थे। किसी गहरी सोच में डूबे लगते रहते थे। मेरी जेठानी की वही रूटीन थी, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वह लापरवाह किस्म की औरत थी, या शायद खुद पसंद थी। मेरे जेठ की उन्हें खास फिक्र नहीं थी।
मेरे बच्चों का जुड़वा बच्चों वाला हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता। एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लग जाती थी। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना ही पड़ता था। मैं जब कमरे से निकलकर लॉन्ज में आती तो मेरे जेठ अपने कमरे की बजाय लॉन्ज में बैठे सिगरेट पी रहे होते। वह किसी गहरी सोच में डूबे थे। ना उन्हें मेरे किचन में जाने का पता चलता, ना ही वापस अपने कमरे में जाने का पता होता। वह अपनी ही सोच में मगन थे। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। मेरे पति उनकी आवाज़ से उठकर गुस्से में लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने अपने पति से कहा कि आपके भाई साहब आजकल बहुत चुपचाप रहने लगे हैं, सिगरेट भी ज़्यादा पीते हैं, क्या वजह है? मेरे पति शायद नींद में थे। कहने लगे, ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएंगे। यह कहकर वह लेटकर सो गए। लेकिन भाई साहब ठीक होने की बजाय अपने गम अपने सीने में छुपाए इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। और अब मेरी जेठानी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था कि जैसे ही मेरे पति ऑफिस से घर आते तो वह कमरे से निकलकर उनके गले लगकर रोने लगती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। मेरे पति उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाते। जब वह वापस आती तो जेठानी खुश नजर आती। मेरी तो हैरत की इंतहा उस दिन ना रही थी जिस दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। शोक रंगदार जोड़ा पहनकर वह फुल मेकअप किए कमरे से बाहर निकली थी और फिर रोने लगी। शक्ल बनाकर मेरे पति से कहने लगी, तुम्हारे भाई साहब को मैं ऐसे ही अच्छी लगती थी। कहते थे तुम हमेशा सजी सवरा करो, लेकिन अब वह नहीं रहे। लोग मुझे कहाँ इस तरह से बना शोहरत देखकर जीने देंगे जैसा तुम्हारा भाई साहब चाहते थे। उनकी बात सुनकर मेरे पति भी उनकी बात की तारीफ करने लगते। कहते, आप रोज ऐसे ही रहा करें जैसे भाई साहब को आप अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं अपने पति के आगे कुछ कह जाती। अब तो रोज तैयार होने लगी, घंटों मेरे पति से बात किया करती थी। मुझे अब यह सब देखा नहीं जा रहा था। हर 2-3 दिन बाद वह बेहोशी के ड्रामा करती। अब तो जब मेरे पति के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते और मेरे पति मुझसे कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दिया है, ताकि उन्हें यह ना लगे कि भाई साहब नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। रात को मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर बैठी। बराबर देखा तो बिस्तर खाली था, मेरे पति गायब थे। जब मैं फीडर बनाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपनी जेठानी की हंसी की आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई उनके कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा बंद था, लेकिन खिड़की का फाटक खुला हुआ था। जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चों को फीड दिया और सुला दिया। कुछ देर बाद ही मेरे पति मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जग रही हो? मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो वह कहने लगे, भाभी भाई के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास चला गया था, उन्हें तसल्ली दी थी। मैं थोड़ी मुस्कुराकर कही, आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है? मेरे बात सुनकर वह मुझे घूर कर देखने लगे और कहने लगे, छुप छुप कर मुझे देखती हो? क्या समझती हो तुम मुझे? वह मेरी भाभी है, मेरी भाई की बीबी है। मैं उनके छोटे भाई समझकर तसल्ली दे रहा था। लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो हाँ, तब मैं ज़रूर उनसे शादी कर लूँगा।
यह बात सुनकर तो मेरे होशो हवास गुम हो गए थे। मेरा मायका कोई पैसे वाला तो था नहीं, फिर मेरी और भी छोटी बहनें थी जो शादी के लायक थी और अच्छे रिश्ते के इंतजार में बैठी थी। मैं अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके जाकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने एक सांस ली। मेरी जेठानी अब तो मेरे पति के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वह मुझ पर हुक्म भी चलाने लगी थी, लेकिन मैं कब तक सबका दामन थामे रखती। एक दिन मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा, आपके अंदर शराफत नाम की चीज है भी या नहीं? मेरे पति के साथ होते हुए आपको शर्म नहीं आती? लेकिन रात आप उसे रोज रोकर अपने कमरे में बुला लेती। वही जब मैं कमरे की खिड़की से देखी तो वह मेरे पति से सीने से लगकर हंस रही थी और कह रही थी, तुम मुझे बिल्कुल मेरे पति की तरह लगते हो। जब मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि मेरे पति मेरे पास है। प्लीज तुम मुझसे मेरे पास से उठकर मत जाओ। और मेरे पति उसका सर सहला रहा था। कहने लगा, आप क्यों हर वक्त भाई को याद करती रहती हैं? इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी। मैं अब औरत होने के नाते कैसे यह सब बर्दाश्त कर सकती थी? जिस मोहब्बत पर मेरा हक है वह मेरे पति की भाभी आंसू बहाकर हासिल कर लेती। वह मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी और कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर अपने पति को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी बीवी कम और काम वाली ज्यादा लगती हो। मुझे उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, तो फिर आपने मुझे अपने देवर के लिए क्यों पसंद किया था? उनके लिए किसी खूबसूरत लड़की का इंतजाम क्यों नहीं किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। वह इस बात पर भी हंसने लगी और कहने लगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने देवर के लिए पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम मेरे देवर के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे मेरे देवर के लिए तुम जैसी आम शक्ल सूरत की लड़की ही चाहिए थी, ताकि वह तुम्हारे बजाय मुझे देखने पर तवज्जो दे, मेरी तारीफ करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बेमिसाल हुस्न की मलिका थी, लेकिन मेरे वालिद ने तुम्हारे भाई की सिर्फ शराफत देखकर एक मामूली शक्ल सूरत वाले से मेरी शादी कर दी थी। मैं जब विदा होकर इस घर में आई तब पहली बार मैंने अपने देवर को देखा। वह अपने भाई से बिल्कुल अलग था। पहली नज़र में मैं अपना दिल उस पर हार बैठी थी। मैं अपने पति के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में बस एक ही शख्स था और वह था मेरा देवर। मेरे पति मेरे हुस्न की तारीफ बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी जुबान से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगी थी। मैं तो रोज अपने देवर के लिए सजती संवरती थी। वह मुझे भाभी समझता, इज्जत भी करता था, लेकिन एक ही तकलीफ होती थी मुझे अपने देवर से कि वह मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता नहीं था। शायद इसलिए कि मैं उसकी भाई की बीवी थी, लेकिन उसकी यह आदत मेरी जान जला कर रख देती थी। मेरी सास बीमार रहती थी, उसे मेरी खिदमत की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे ना पति की परवाह थी और ना ही सास की। मैं हुस्न की मलिका हूँ, मुझे हसीन मर्द चाहिए था और मेरा देवर मेरे मयार पर पूरा उतरा था। तुम्हारे भाई साहब को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे भाई साहब में कोई ऐसा कमी थी। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई साहब से दूर दूर रहने के और तुम्हारे पति के करीब होने के बहाने ढूंढती थी। अपनी सास के इंतकाल के बाद मैं तुम्हारे पति से बात करने लगी, उसके साथ वक्त गुजारने लगी। मेरे पति को यह लगता था कि मैं उसके भाई का ख्याल रखती हूँ, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी तुम्हारा पति ऑफिस से वापस आता तो मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं तुम्हारे पति से खुद पूछती
कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह मुझे देखे, और अगर वह मुझे देखकर मेरी तारीफ कर देता तो मैं हवा में उड़ती फिरती थी। अगर उसकी बीवी मुझसे ज़्यादा हसीन होती तो वह उसकी तरफ खो जाता, और मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे शादी के बाद उसने मुझसे शिकवा किया था कि मैंने तुम्हें उसके लिए क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी कोई अपनी जैसी लड़की ढूंढ लेती। यह सुनकर मेरा दिल ही झूम उठा था। तुम्हें मैं हर वक्त इसलिए किचन में उलझा कर रखती थी ताकि तुम कभी भी अपने पति के दिल में घर ना कर सको। वक्त यूं ही गुजरता रहा, लेकिन मेरे पति को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यह गम दिल को लगा लिए। वह मेरी आंखों में अपने भाई की मोहब्बत को देख चुके थे। मैं उनसे उनके भाई के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। यह भी कह चुकी थी कि वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ मजबूरी जिंदगी गुजार रही हूँ। उनके बाद से मेरे पति कमरे की बजाय लॉन्ज में सोने लगे थे, चुप चुप रहने लगे थे। शायद इसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी उनसे जल्द ही जान छूट गई, और अब तुम्हारे पति की सारी हमदर्दी मेरे साथ है। वह दिन दूर नहीं कि जब तुम्हारे पति मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। मैं हैरत से फटी फटी आंखें से अपनी जेठानी की गंदे इरादे सुन रही थी। जब बाहर का दरवाजा खुला देखा तो मेरे पति बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुए और एक जोरदार तमाचा मेरी जेठानी के मुंह पर मारकर कहने लगे कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को अपने मौत के घाट उतार दिया। अभी यहाँ से दफा हो जाइए, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। जिस गुस्सैल अंदाज से मेरे पति बोल रहे थे, लगता था कि अपनी भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में अपने रब का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मेरी बात पर तो शायद कभी भी भरोसा ना करते। मेरी जेठानी की सच्चाई मेरे पति के सामने खुल चुकी थी, इसलिए वह वहां से चली गई। मेरे पति मुझसे नजरें झुकाए कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है, जो भी रिश्ता हमारा अल्लाह ने दूसरों के साथ बनाया है, उसे उसी नज़र से देखा और गुजारा जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।